हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टू व्हीलर्स इंडिया। एलएमएल इंडियन ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी एक अलग पहचान मिली है अपने स्कूटर्स के लिए, खास तौर पर यूरोपियन देशों में। एलएमएल एक समय में भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्कूटर मैन्युफैक्चरर था जो सीधे तौर पर बजाज ऑटो को टक्कर दे रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बजाज ऑटो आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटल वाली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है और 80 से भी ज्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है। तो वहीं दूसरी तरह बजाज ऑटो को टक्कर देने वाली एलएमएल आज बाजार से पूरी तरह से गायब है। एलएमएल के दुखद अंत को जानने के लिए हमें सबसे पहले एलएमएल के इतिहास पर नजर डालना होगा। एलएमएल यानी लोहिया मशीनरी लिमिटेड की स्थापना कानपुर के लोहिया परिवार और सिंघानिया परिवार ने की थी। शुरुआत में ये कंपनी कूलर के पंप बनाती थी और बाद में कंपनी ने टेक्सटाइल मिलों के लिए सिंथेटिक यान बनाना शुरू कर दिया। सिंथेटिक यान के साथ साथ कंपनी सिंथेटिक यान बनाने वाली मशीनें भी बनाने लगी और यहीं से कंपनी का यूरोपियन देशों के साथ संबंध बनना शुरू हो गया। 80 के दशक में कंपनी के एमडी दीपक सिंघानिया ने इंडियन मार्केट को समझा और पाया कि भारत में टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उस समय भारत में ज़्यादातर लोगों की इनकम कम थी और वो लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार को अफोर्ड कर पाना संभव नहीं था। और शायद किस्मत भी सिंघानिया परिवार के साथ ही थी, क्योंकि उस समय इटली के पियाजियो और बजाज ऑटो के बीच साझेदारी खत्म हुई थी और बजाज ऑटो पियाजियो से स्कूटर बनाना सीख चुका था। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए दीपक सिंघानिया ने पियाजियो से बात करनी शुरू कर दी और 1984 में एलएमएल ने पियाजियो से स्कूटर बनाने का लाइसेंस हासिल किया और एलएमएल और पियाजियो ने जॉइंट वेंचर बना लिया। इस जॉइंट वेंचर में पियाजियो की 23.6% इक्विटी की हिस्सेदारी थी। दीपक सिंघानिया और उनके भाई ललित सिंघानिया और उनके चचेरे भाई संजीव श्रेया के पास 24% की हिस्सेदारी थी। बाकी हिस्सेदारी पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास था। इस जॉइंट वेंचर के तहत भारत में वेस्पा ब्रांड के नाम से पहला स्कूटर लॉन्च किया और देखते ही देखते वेस्पा स्कूटर भारत में बजाज चेतक के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कूटर बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एलएमएल के लिए दिक्कतें 1997 से शुरू हो गया और एलएमएल की मुश्किलों के सबसे बड़े कारण थे एग्रेली फैमिली, जापानीज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर और इंडियन टू व्हीलर मार्केट में स्कूटर से बाइक की तरफ शिफ्ट होना। दरअसल पियाजियो और फिएट मोटर्स को कंट्रोल करने वाले जियोवर्नी अल्बर्टो एंगली की 1997 में कैंसर से मृत्यु हो जाती है। दरअसल भारत में ऑटोमोबाइल के बढ़ते बाजार को देखते हुए अल्बर्टो एंगली की मृत्यु के बाद एंगेली परिवार ने एलएमएल को एक्वायर करके और दीपक सिंघानिया को हटाना चाह रहे थे, लेकिन जिस एलएमएल को दीपक सिंघानिया ने खड़ा किया था वो इतनी आसानी से इसे अपने हाथ से देना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ दीपक सिंघानिया भी गिलेरिया रेंज की मोटरसाइकिल को भारत में लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन दोनों कंपनियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुंच गया और 1999 में दोनों कंपनियों ने कोर्ट के बाहर मामले को सुलझाते हुए दीपक सिंघानिया ने एलएमएल में पियाजियो के 23.6% की हिस्सेदारी को खरीद लिया। इस जॉइंट वेंचर के खत्म होने के बाद पियाजियो ने भारत में अपना खुद का प्लांट और R&D सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन इस जॉइंट वेंचर के खत्म होने के बाद एलएमएल की मुश्किलें और तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि एलएमएल के पास खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और भारत में बढ़ते हुए मोटरसाइकिल मार्केट को देखते हुए मोटरसाइकिल मार्केट में एंट्री करने के लिए एलएमएल के पास खुद का मोटरसाइकिल डेवलप करने के लिए फंड्स भी नहीं थे। और इसी बात को ध्यान रखते हुए एलएमएल ने साउथ कोरिया के डेलिम मोटर के साथ करार किया और डेलिम मोटर्स के दो मोटरसाइकिल एड्रीनो और एनर्जी को 110 सीसी इंजन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन ये दोनों बाइक्स बजाज ऑटो के स्टार प्रोडक्ट्स पल्सर की तरह इंडियन मार्केट में हिट नहीं हुए। बाद में एलएमएल ने फ्रीडम और CD100 जैसे 100 सीसी के डेली कम्यूटर बाइक्स और ग्रैप्टर जैसे प्रीमियम परफॉर्मेंस बाइक को पेश किया, लेकिन ये बाइक्स भी एलएमएल को मार्केट में कोई खास फायदा नहीं पहुंचा पाए। एलएमएल की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो गई थी कि एलएमएल को अपने वर्कर्स और टेक्निकल एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे और इन्हीं कारणों से एलएमएल ने
प्रोडक्शन को बंद कर दिया था। 2006 में कंपनी ने कुछ इन्वेस्टर से फंड रेज करने में सक्सेस हुई थी और 2008 में कंपनी ने स्कूटर्स के एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर को पूरा करने के लिए फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू किया। अब कंपनी अपना सारा फोकस सिर्फ स्कूटर्स पर ही कर रही थी। इसके अलावा कंपनी ने 2009 में पहली बार अपने स्टार स्कूटर्स को 4 स्ट्रोक इंजन के साथ यूरोपियन मार्केट में पेश किया और समय के साथ साथ कंपनी ने LML स्टार को ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ भी पेश किया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कंपनी ट्रैक पर आ रही है। 2013 में कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का घोषणा किया और LML ने अपने सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल फ्रीडम को रीलॉन्च किया। इसके साथ LML ने घरेलू मार्केट के लिए 125 सीसी का 4 स्ट्रोक स्कूटर भी लॉन्च किया, लेकिन LML डोमेस्टिक मार्केट में कुछ खास नहीं कर पाई और कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता ही गया। कंपनी सिर्फ यूरोपियन बाजार पर ही निर्भर थी, जो कंपनी के प्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं था। 2017 में कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कंपनी ने 2 जून 2017 को दिवालियापन का नोटिस जारी किया। जुलाई 2018 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दिया। LML को खरीदने के लिए कानपुर के कुछ बड़े बिजनेस फैमिली ने इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन उन बिजनेस फैमिलीज का इरादा LML को दोबारा से मार्केट में कंपटीशन में उतारने का नहीं बल्कि LML की प्रॉपर्टी पर था। इसलिए बैंकर्स ने LML को टुकड़ों में बेचने का फैसला किया और इसी फैसले के चलते गुरुग्राम की SG मोबिलिटी ने LML ब्रांड को एक्वायर किया। इनफैक्ट LML ने 2023 के ऑटो एक्सपो में LML स्टार के इलेक्ट्रिक वर्जन के प्रोटोटाइप को शो किया था। उम्मीद करते हैं कि LML स्टार जल्द ही इंडियन रोड्स में दिखाई देने लगेगी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए